हमने टॉर्क समझा कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। टॉर्क फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। टॉर्क रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो काम करता है लीनियर मोशन में फोर्स। टॉर्क इज इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। करेक्ट। पीछे जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में, तो वहां हमने एक रिलेशन फाइंड किया था फोर्स और मोमेंटम के बीच। इनफैक्ट न्यूटन सेकंड लॉ यही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां फिर क्या होना चाहिए? यहां रिलेशन आना चाहिए, किस किस के बीच आना चाहिए रिलेशन? किसके? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ मोमेंट नहीं, टॉर्क, हाँ सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टॉर्क के रिलेशन आना चाहिए किसके साथ? मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम के साथ में। तो और एंगुलर मोमेंटम लिखा था हमने एल से, इनके बीच का रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है क्या? रिलेशन बिटवीन व्हाट? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। आपने कल किया था एल इक्वल्स आई ओमेगा। एल मोमेंट ऑफ मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। करेक्ट। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, ये कांस्टेंट रहना, ये बदलना नहीं है। ठीक है। तो आई डी ओमेगा बाई डी टी। राइट। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, क्या? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन आई अल्फा क्या है? टॉर्क। तो फिर आपके पास क्या बचा? टॉर्क इक्वल्स डी एल बाय डी टी। क्या रिलेशन निकल कर आया? यहां आपका निकल कर आया टॉर्क इक्वल्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आपका लीनियर मोशन में क्या था? फोर्स इज इक्वल टू क्या था, बोलिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद कीजिए वहां आपने लिखा था एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। तो क्योंकि यहां भी आपका ये वेक्टर है, चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर है, तो इसलिए आप टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं? टॉर्क वेक्टर इक्वल्स डीएल वेक्टर बाय डी टी। ये आपका हो गया किसकी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और रिजल्ट आपका क्या निकला? रिजल्ट निकला टॉर्क इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कीजिए। ये फाइंड हुआ कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आपका फोर्स होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल कर आएगा
बिल्कुल वही जो लीनियर मोशन में होता है वही सारा रोटेशनल मोशन में। क्या निकल कर आएगा? क्या? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या वो फाइंड हुआ आपका? टॉर्क इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो कहीं किसी मोशन में, तो डी बाई डी टी एल क्या होगा? जीरो। और किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? हेंस एल इक्वल्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना है। अगर आपने कहीं किसी जगह एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर रखा है तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम खुद अपने आप में क्या है? एंगुलर मोमेंटम खुद अपने आप में आई ओमेगा है। आई ओमेगा आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखो जो हमने लीनियर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने समझा था, वहाँ ये कहा कि दो बॉडी चलती हुई आ रही हैं, इन दोनों की अपनी अपनी ये वेलोसिटी, अपना अपना मास है, इन दोनों का अपना अपना मोमेंटम है। मोमेंटम में चलती हुई आ रही, टकराई फिर निकल गई। तो जितना दोनों का मोमेंटम कोलिजन से पहले, उतना ही मोमेंटम इनका कोलिजन के बाद भी रहेगा। ये बात थी। ठीक है। याद कीजिए रिकॉइल ऑफ गन में भी हमने यही कहा था कि गन आपके हाथ में है, उसका मोमेंटम जीरो है। आपने उसको फायर किया, उसका एक पार्ट यानी कि बुलेट निकल कर चली गई आगे, उसने एक सर्टेन मोमेंटम गेन कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर मोमेंटम तो अब भी जीरो ही रहना है। इसका मतलब जितना मोमेंटम बुलेट ने गेन किया, उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में गन ने गेन कर लिया, ताकि एक का पॉजिटिव मोमेंटम दूसरे का नेगेटिव मोमेंटम मिलकर अब भी दोनों जीरो ही रहे। हाँ इतनी बात जरूर है कि मास बुलेट का छोटा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और गन का मास बड़ा है तो उसके पीछे हटने की वेलोसिटी कम है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी ही तो मोमेंटम है। जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अगर एक सिंगल बॉडी है तो आप क्या कहेंगे? देखो न्यूटन सेकेंड लॉ भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है कि एक बॉडी है रुकी हुई है, उसमें मोमेंटम है ही नहीं, आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई करा, तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको फोर्स चाहिए। एक चलती हुई बॉडी है, चलती चली आ रही, चलती चली आ रही है, तो क्या वो अपने आप से रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। रुकने का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम का चेंज, चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम चेंज करने के लिए न्यूटन ने कहा कि क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो जब तक फोर्स नहीं है तब तक कोई चेंज नहीं होना मोमेंटम में। इसीलिए तो मार्स तक पहुंच गया रॉकेट। एक बार हमने उसे मार्स की तरफ छोड़ दिया, उसने मोमेंटम गेन कर लिया, अब कोई फोर्स है ही नहीं उसके ऊपर एक्सटर्नल, ना रोकने वाली ना उसे और फास्ट करने वाली, तो चलम चल चलम चल, रुकेगा ही नहीं न्यूटन के अकॉर्डिंग। कहाँ पहुंच गया? मार्स तक पहुंच गया, बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी खर्चे के। अगर चलने के लिए हमेशा फोर्स रिक्वायर्ड होती तो हम चांद देखते ही रहते, पहुंचते नहीं कभी भी। देखते ही रहते बस, पहुंचते नहीं कभी भी चांद पर। मार्स को तो सोचना भी मुश्किल था। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? कौन बता सकता है? उस रेफरेंस में जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा था, उस रेफरेंस में कौन बता सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? ठीक है, ठीक है। अभी हमने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, मोमेंटम रिपेन कंजर्व।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारी लाइफ में, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि लीनियर मोमेंटम था क्या, कि कोई रुका हुआ है तो चलेगा नहीं, अपने आप मोमेंटम में चेंज नहीं होगा फोर्स के बिना। कोई चल रहा है तो रुकेगा नहीं, ना डायरेक्शन बदलेगा फोर्स के बिना, एक्सटर्नल फोर्स के बिना। तो वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां अगर कोई घूम रहा है, कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो वो रोटेट करती रहेगी सेम एंगुलर स्पीड पर, रुकेगी नहीं जब तक उसे रोकने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जाए, या उसकी वेलोसिटी, उसकी एंगुलर स्पीड कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पर घूमती रहेगी। इसीलिए तो करोड़ों साल से रात दिन हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है। अर्थ हमारे अपनी एक एक्सिस पर रोटेट कर रही है, कौन है रोकने वाला इसे? कोई नहीं। कौन है इसकी एंगुलर स्पीड को कम कर देने वाला? कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं। कौन है इसकी एंगुलर स्पीड को बढ़ा देने वाला? कोई नहीं। इसलिए ये 24 आवर में एक चक्कर ले जा रही है और हमेशा ही ऐसे ही लेती रहेगी, चाहे धरती पे कुछ भी हो जाए, हम आपस में कुछ भी करें, धरती को कोई मतलब नहीं, वो 24 आवर्स में रोटेट। मौसम भी हमेशा ऐसे ही बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है राउंड द सन। इस रिवॉल्यूशन को तेज करने वाला या कम करने वाला, रोकने वाला कौन? कोई नहीं। देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, चलता ही चलता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। आपने फैन ऑफ कर दिया, फिर भी कुछ देर तक वो घूम रहा है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, रुक क्यों गया? क्योंकि एक टॉर्क अप्लाई हो रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस पर अप्लाई हो रही है, इसलिए वो रुक गया। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाए, ये जो पंखड़ियां हैं, ब्लेड्स हैं, ये हवा को काट रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रिक्शन जीरो हो जाए, इसके अंदर जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच का फ्रिक्शन जीरो हो जाए, तो एक बार आप घुमा दे, हमेशा घूमता रहेगा, चलता रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। आप साइकिल पर जा रहे हैं, आपने 2 मिनट के लिए अपने पैडल रोक लिए, पैर रोक लिए, फिर भी साइकिल चलती जा रही है। रीजन कि आपने एक बार उनके इसके पहिए को मोमेंटम दे दिया, एंगुलर मोमेंटम। यहां तो बल्कि दो दो मोमेंटम है। आपने उसके पहियों को एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, और अपने आप को और बाकी साइकिल को लीनियर मोमेंटम दे रखा है। दोनों मिलकर आपके मोशन को मेंटेन रखते हैं। अदरवाइज अगर ये कंजर्वेशन ना होता तो कॉन्स्टेंटली पैडल मारना पड़ता, जरा भी आप रुकते तो साइकिल वहीं रुक जाती आपकी। या किसी भी गाड़ी को आप न्यूट्रल में लाल डाल दें, न्यूट्रल में ला करके आप इंजन ऑफ कर दें, फिर भी कुछ देर तक वो चलती रहेगी। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इट्स व्हील। व्हील में एंगुलर मोमेंटम है, बाकी बॉडी में जो घूम रही है वो लीनियर मोमेंटम है। करेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक आपने सबने अपने घरों पर खिलौना कार देखी है, जिसमें आपको चाबी भी नहीं भरनी होती, जिसमें आपको सेल भी नहीं लगाना होता। आप क्या करते हैं? आपने सिर्फ एक काम करना होता है, क्या? कि उसको ले करके फर्श पे ऐसे ऐसे करा और छोड़ दिया, और फिर वो दूर तक चली जाती है। वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? पानी तक पहुंचते पहुंचते आप पलट गए, मतलब ये आपके फीट। एक तरीका तो ये है कि सीधे सीधे आप यहां चले गए पानी में। दूसरा तरीका क्या है कि पानी से में पहुंचने तक आपकी पोजीशन बदल गई, यानी हेड डाउनवर्ड्स हो गया। ध्यान दीजिए, ये पोजीशन थी और पानी पर पहुंचते पहुंचते ये पोजीशन आ गई, यानी कि आपने आधा टर्न ले लिया।
आधा टर्न ले लिया, हवा में ही, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट ये टर्न लिया है? ये आपकी बॉडी, बॉडी के, ये बॉडी, बॉडी से यहां पास हो रही है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बॉडी है आपकी पूरी, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपने टर्न ले लिया। जब हेड पानी में सर के बल जाना है, तब आप ध्यान देना कि कूदने वाले को थोड़ा सा तिरछा होकर स्टार्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा जब वो छोड़ेगा रैंप को, जहां से वो कूद रहा है, थोड़ा सा उस टाइम उसकी पोजीशन ये होगी आगे की तरफ। उसने इनिशियल एक रोटेशनल मोशन ले लिया, एक टॉर्क उसने ले लिया, कहां से? अपने पैरों से। जो पैरों से पीछे धकेला है रैंप को, उस फोर्स को टॉर्क में ले लिया, टॉर्क में कन्वर्ट कर लिया, टर्निंग इफेक्ट ले लिया। अब जब तक वो एयर में है, तब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो वो रोटेशनल मोशन बना रहेगा उसका। और रोटेशनल मोशन कितना लेना है, ये डाइवर्स को अब पता होता है। इतना लेना है उसे, एंगुलर स्पीड कितनी लेनी, इतनी लेनी कि वहां पानी तक पहुंचते पहुंचते हो जाए। करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इससे ऊपर का लेवल कि रैंप से कूदे और बीच में एक पूरा चक्कर और ले लिया, और फिर वापस कैसे? यहां रैंप से कूदे और पानी में पहुंचने से पहले पहले एक चक्कर तो ये कंप्लीट कर लिया, और आधा वो डेढ़ चक्कर पूरा कर लिया। लेकिन इस फिनोमिनन में आप ध्यान से देखना कि डाइवर अपनी पूरी बॉडी को सिकोड़ लेता है, पैर भी मिला लिए उसने, बिल्कुल पेट से पैर मिला लिए, हाथ मिला लिए, सिर भी अंदर घुस। क्यों कर लेता है, क्या फायदा होता है? यहां देखिए, L equals I omega. In the absence of external torque, I omega constant. I into omega constant. I की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। I की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। यानी ये मैं हूं, ये मेरा पूरा बॉडी, और जब रैंप पे से कूदना स्टार्ट करते हैं, जब रैंप को छोड़ा है, तब ध्यान से देखिएगा हाथ भी बिल्कुल खुले हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे चलते हैं। रैंप को जब उनके पैर हट रहे हैं, तब उनकी बॉडी फुल स्ट्रेस्ड, यानी कि मास को उन्होंने एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर लिया हुआ है, दूर तक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मास को। अगर यही मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ जाए, तो एम आर स्क्वायर में आर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। नहीं है बात समझ आई? आई की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर है। ये ये मेरे पेट से यहां से पास हो रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने हाथ यहां ले लिया, तो कम से कम मेरी इस मुट्ठी का, इसका मास तो बहुत दूर चला गया ना। एम इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है, और जब मैंने इसको बिल्कुल यहां मिला लिया है, तो वो मास पास आ गया। अब आर कम हो गया, एक्सिस रोटेशन वही की वही है, तो आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई। जब बॉडी फुल स्ट्रेस्ड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी बड़ा है, और जब पूरी बॉडी को आप सिकोड़ लिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल काफी कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से क्या फायदा मिला? यहां ये बॉडी थी, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कूदते समय एक एंगुलर मोमेंटम, ओ सॉरी, एंगुलर मोशन गेन कर लिया अबाउट दिस एक्सिस। एक्चुअल में ये एक्सिस भी नहीं बनानी चाहिए मुझे यहां, एक्चुअल में एक्सिस तो ये है, ये मेरा पैन 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अब क्या हुआ? इसने यहां आकर के अपनी बॉडी को बिल्कुल सिकोड़ लिया, पैर भी यहां मिला लिए, हाथ भी यहां मिला लिए, दोनों के दोनों। एक्सिस वही है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई। लेकिन जब आई इंटू ओमेगा को क्या रहना है? कांस्टेंट रहना। आई को कम कर लिया इसने, तो इन दोनों को कांस्टेंट रखने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ओमेगा अपने आप क्या होगा?
बढ़ जाएगा। और क्योंकि अब इसकी एंगुलर स्पीड पहले से कहीं ज्यादा हो गई, तो ये अब तेजी के साथ घूमते हुए क्या करेगा, रोटेशनल मोशन में इसने एक कलाबाजी ले ली, समरसॉट ले लिया इसने, कलाबाजी ले ली। और जैसे इसको पानी पर आना होता है, आपको शायद पता नहीं है कि इनको जो पॉइंट्स मिलते हैं, उन्हें पॉइंट्स, जो डाइवर्स को पॉइंट मिलेगा, तो सबसे बढ़िया ड्राइविंग उसको माना जाएगा जो पानी में विदाउट स्प्लैश एंटर कर जाए, पानी में एंटर कर जाए और पानी का छपाका ही ना हो। जितना तकड़ा छपाका होगा उतने ही कम मार्क्स मिलेंगे। मतलब और सारी चीजों पर ही मार्क्स मिलते हैं, कितनी कलाबाजी खाई क्या करा इसने, लेकिन बढ़िया डाइविंग, बढ़िया लैंडिंग, मतलब पानी में चला जाए और छपाका ना हो। छपाका कब होगा, इस चीज को आप यूं पानी में डाल तो सीधी चली जाएगी, और घुमाते हुए पानी में डालो तो फिर तो पानी उड़ाएगी, घूमते हुए जाएगी। वापस उन्हें पानी पर पहुंचते पहुंचते वापस उन्हें अपना एंगुलर मोशन कम करना है। तो जब वो पानी की सरफेस पर पहुंचने वाले होते हैं, फिर से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लिया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ इसका, डिक्रीज हो गया। कभी किसी ने कहानी सुनी है, कोई कहावत सुनी है, इंसान की एक जान और बिल्ली की 9 जान? नहीं सुना कभी। इंसान की एक जान होती है और बिल्ली की 9 जान होती है। बिल्ली की 9 जान कैसे? आप बिल्ली को ऊपर छत से फेंक दीजिए नीचे, चोट नहीं लगेगी उसको बिल्कुल भी, उसे चोट ही नहीं लगती। रीजन क्या है, जब भी आप कहीं कोई मोशन स्टार्ट करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एंगुलर मोशन इन्वॉल्व हो जाता है, एंगुलर मोशन अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाता है। आप बिल्ली को छोड़ दीजिए ऊपर छत पे से फेंक दीजिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका एंगुलर मोमेंटम में आपने इनिशियली उसे दिया है। बिल्ली जानती है कि मुझे क्या करना है, और वो ऊपर गिरने, नीचे पहुंचने से पहले ही आइडिया लगा लेती है कि कितनी हाइट है यहां तक नीचे पहुंचने की, और फिर अपनी बॉडी को सिकोड़ती है, समरसॉट लेती है, और इस हिसाब से लेती है, आधा टर्न लेना, 1/4 टर्न लेना, 1.5 टर्न लेना है, इतना कि जब वो सरफेस पर पहुंचे तब उसके पैर जमीन की तरफ हो, और सरफेस पर आने से पहले वो बिल्कुल पैर अपने खोल के अपनी बॉडी को पूरी स्ट्रेच कर लेती है। एंगुलर मोशन उसका खत्म हो गया, और हमेशा ही कहा, जमीन पर वो हमेशा ही अपने पैरों के बल गिरेगी, सर के बल नहीं गिरेगी कभी बिल्ली। मतलब अगर आप 10 बार उसे फेंकेंगे तो 9 बार वो सुरक्षित रूप से अपने पैरों पर उतर जाएगी, एक बार हो सकता है उसको कहीं और वो चोट लग जाए, इसलिए कहा जाता है बिल्ली की 9 जान। डायरेक्शन पे मतलब नहीं है, किसी हेलीकॉप्टर के अंदर दो प्रोपेलर्स क्यों है? घर जाकर एक एक्सपेरिमेंट करना, बहुत सिंपल सा, कोई खतरा नहीं है उसके अंदर। आप में से आपके घर पर कोई ना कोई छत का पंखा ऐसा जरूर होगा जो खटखट की आवाज करता है ऑन करने पर, ऑन करने पर। कुछ बाद में भी करते रहते हैं, लेकिन ऑन करने पर खटखट की आवाज तो अक्सर करते हैं। ये आपका फैन, छत का पंखा, सीलिंग फैन, इसके मेन दो पार्ट हैं। एक तो नीचे पंखड़ी वाला पार्ट, नीचे बीच में मोटर है जो घूमता है, और दूसरा पार्ट है ये शाफ्ट, शेफ्ट, जिससे ये लटका हुआ है, घूमने वाला पार्ट नहीं है। करेक्ट। जब आपका ये फैन स्विच ऑफ है, तो पूरे के पूरे फैन का एंगुलर मोमेंटम 0 है। आपने स्विच ऑन किया, और इस बार जब आप स्विच ऑन करें, तो स्विच ऑन करते समय, जिस समय आप स्विच ऑन कर रहे हैं, उस समय अपनी नजर रखिए उस पार्ट पर जहां ये छत से लगा हुआ है।
जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, अगर आपके फैन के ब्लेड्स ऐसे घूमते हैं, तो जो बीच की रॉड है वो खट से अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगी। कभी ध्यान से देखना इस बात को। स्विच ऑन करते ही जिस डायरेक्शन में आपके ब्लेड्स घूमना शुरू करते हैं, एग्जैक्टली उसके डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या घूमेगी, शेफ्ट घूम जाएगी। हालांकि वो घूमने के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि उसे जाम किया हुआ, आपने रोका हुआ है। तो रीजन क्या, कि इनिशियली आपका एंगुलर मोमेंटम पूरे फैन का जीरो था। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ने उसके लोअर पार्ट को मोमेंटम दिया, लेकिन अब मोमेंटम तो जीरो है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। याद रखिए, एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब आप खड़े होकर पंखड़ी घुमाएं, तो ये फिनोमिनन नहीं होगा। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका बाहर से कोई टॉर्क डेवलप नहीं हुआ, वो टॉर्क जो भी डेवलप हुआ इंटरनल है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है अभी। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहना जब तक एक्सटर्नल टॉर्क ना मिले। इसलिए बॉडी, पंखे की बॉडी का जो पार्ट घूम सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि हेलीकॉप्टर में दो प्रोपेलर्स एक साथ लगाए जाते हैं। कभी किसी पिक्चर में देखना कि हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, या अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ, किसी एक्सीडेंट का कोई सीन हो, अगर हेलीकॉप्टर का फैन जाम हो जाए या टूट जाए, तो हेलीकॉप्टर का नीचे का पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए नीचे गिरना शुरू करेगा। हेलीकॉप्टर नीचे सीधा नहीं गिरता कभी। अगर पंखड़ी में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, पंखड़ी उसकी जाम हो गई या टूट गई, कोई आधी टूट गई, अधूरी टूट गई, फिर से मैं आपको बताऊंगा, आप मजाक बनाने लगोगे, शोर मचाने लगोगे। एक्समैन सीरीज एक पिक्चर्स की एक सीरीज है, एक्समैन। एक्समैन वुल्वरीन उसका एक पार्ट है। उस वुल्वरीन ने, एक सीन है उसमें, सीन में वो ऊपर उड़ता है और पंख और हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स काट देता है। आप उस सीन में देखिएगा, हेलीकॉप्टर जब नीचे गिरा है तो सीधा नीचे नहीं गिरा, वो उल्टे घूम। हेलीकॉप्टर का जो मेन बॉडी है, नीचे की स्ट्रक्चर, वो ब्लेड्स के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है। दो फैन क्यों लगाए जाते हैं, दोनों फैन लगाए जाते हैं ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। एक फैन अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट होने से पहले एज ए होल पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जीरो है। अब भी जीरो ही रहना चाहिए। अगर केवल एक फैन लगाया जाए तो हेलीकॉप्टर का नीचे का पार्ट इस पंखे की तरह अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। नीचे कोई बैठ ही नहीं सकता भी जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मोमेंटम अब भी कंजर्व है, एक एक्स्ट्रा पीछे और लगा दिया गया। दोनों के रोटेशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। अगर बाई दी वे दोनों के साइज सेम है, जैसे कि बड़े हेलीकॉप्टर में आपने देखा, तो दोनों को सेम एंगुलर स्पीड पर घुमाया जाएगा। अगर उनके साइज, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रखे गए हैं, तो पहले वाले का एक आई ओमेगा, आई इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज, दूसरे वाले का आई इंटू ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मिलकर जीरो। लेकिन अगर दोनों के साइज डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट रखे गए, जैसे कि एक बड़ा है और पीछे टेल पर लगा हुआ छोटा, तो बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा में आई की वैल्यू बड़ी है, छोटे वाले में आई की वैल्यू छोटी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा उसका बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दोनों के लिए ही आई इंटू ओमेगा एक दूसरे के इक्वल रखा जाता है। कभी देखिएगा ध्यान में, एक पिक्चर आई थी, बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है, डाई द डे आफ्टर टुमारो। चलते चलते वो ठंड पड़ी और इंजन जाम हो गया, उसमें उसको गिरते हुए दिखाया गया, वो घूमते हुए नीचे गिर रहा है, पंखड़ियां जाम हो गई उसकी। तो एक तो एंगुलर मोमेंटम बंद हो गया, दूसरे वाला बाकी क्या है, हेलीकॉप्टर घूमना शुरू कर दिया अपन। कभी किसी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट का सीन देखिएगा किसी पिक्चर में या कहीं भी, हेलीकॉप्टर सीधा नीचे नहीं गिरेगा कभी, वो नीचे घूमता हुआ नीचे गिरेगा। रीजन के दोनों में से कोई एक पंखड़ी में कोई खराबी आ गई। तो एंगुलर मोमेंटम को जीरो मेंटेन रखने के लिए बाकी पार्ट क्या होगा, रोटेशनल मोशन एक्वायर कर लेगा। बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो एंगुलर मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, लिखिए साहब।